प्रदीप, गति, प्रदीप्ति, गौतम, या आई केम। देखो देखो, गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोথায় আছে? तब आ जाओ, अब आप दिख रहे हैं। गुड इवनिंग। चलो फिर टाइम हम लोग अपना बर्बाद ना करें, सीधे टॉपिक पर आते हैं, ठीक है? आज के करंट अफेयर क्लास में, और आज के करंट अफेयर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है ना, इसका टॉपिक इम्पोर्टेंट है। गुड इवनिंग, वॉइस क्लियर आ रही है सर, वेरी गुड। चलो सर, आप रिप्लाई नहीं देता है, देता नहीं, देते हैं, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग जो शुरू करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग बात करेंगे लैंडिंग रेट रिजीम पर। हम लोग बात करेंगे लैंडिंग रेट रिजीम पर। उधार दर प्रणाली, उधार दर प्रणाली, ये करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेंडिंग रेट रिजीम, है ना? उतारो, जल्दी से उतारो। लेंडिंग रेट रिजीम, उधार दर प्रणाली, फटाफट लिखो। चलो कमेंट करना बंद करो, अब कमेंट करना बंद करो। चलो कमेंट, अब कोई कमेंट नहीं करेगा, बदमाश लोग। चलो अब पढ़ाई करो, ठीक है? ऐसे हम लोग 10 मिनट लेट हैं। हाँ, राम 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 राम। चलो चलो शुरू करें। तो आज के टॉपिक में ध्यान रखिएगा, हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है, इन दोनों टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। एक MCLR को और एक EBR को, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, और EBR एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों को समझने से पहले कुछ बातें हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज, अब विद्या कसम तुम लोगों को, अब कमेंट पर कम ध्यान, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान। जहाँ कमेंट होगा वहाँ करना, अभी प्लीज़ पढ़ाई पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ध्यान रखना, ठीक है? दोबारा रिपीट नहीं करना है, तो एक बार बताएंगे, एक बार में समझना अच्छे से। चलो ध्यान से समझो जो मैं बता रहा हूँ। इधर देखो, बैंक, ठीक है? बैंक, ये तो हम जानते हैं कि RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। RBI देश का केंद्रीय बैंक है, लेकिन बैंक क्या? तो बैंक के, कोई भी जो बैंक है, ठीक है, कोई भी बैंक, जनरली सभी बैंक का, हम भुगतान बैंक की बात नहीं कर रहे हैं जिसका काम केवल जमा स्वीकार करना होता है, हम बैंक की बात करें। जनरल, एक सामान्य भाषा में बैंक जो है, इसके दो मुख्य कार्य होते हैं। बैंक के दो मुख्य कार्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक, जमा स्वीकार करना, बैंक क्या करता है, अपने जमा धारकों से जमा स्वीकार करता है, और दूसरी तरफ बैंक क्या करता है, उधार देता है। और दूसरा कार्य बैंक क्या करता है, उधार देता है। डन? लिखो, बैंक के दो मुख्य कार्य हैं, जमा स्वीकार करना और उधार देना, ठीक है? बैंक दो मुख्य काम करता है। मतलब बैंक क्या करता है, जमा धारकों से जमा लेता है, और फिर उसी जमा को क्या करता है, बैंक उधार में देता है। जमा धारकों से जमा थोड़े से कम ब्याज पर जमा लेता है और कम ब्याज चुकाता है, वहीं उधार लेने वालों को ज़्यादा ब्याज पर उधार देता है, और वही बैंक का लाभ होता है। यही बैंक का काम है। तो बैंक का दो मुख्य कार्य, जमा स्वीकार करना और उधार देना। ध्यान देना, जमा जो बैंक स्वीकार करता है, तो बैंक को इस जमा पर
इस जमा पर जो जमा धारक है, जमा धारक, ठीक है, हम आप जो जमा धारक है, कंपनी जो जमा धारक होंगे, उनको बैंक को क्या चुकाना पड़ता है? ब्याज चुकाना होगा। बैंक ब्याज चुकाती है। बैंक क्या चुकाती है? उस पर ब्याज चुकाती है, ठीक है, या बैंक ब्याज चुकाता है, ठीक है। यानी बैंक जो भी जमा स्वीकार करता है अपने जमा धारकों से, उस पर बैंक को ब्याज चुकाना होता है, ठीक है, ब्याज चुकाना होता है, ब्याज चुकाता है। वही बैंक जो ऋणी को, ऋणी कौन होता है? उधार लेने वाला। ऋणदाता बैंक है, ऋणी उधार लेने वाला, बोरोवर। तो बैंक जो भी ऋणी को उधार देता है उसके बदले बैंक को क्या प्राप्त होता है? ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। फिर से समझना, बैंक के दो मुख्य कार्य हैं, जमा स्वीकार करना और उधार देना। बैंक जो भी जमा स्वीकार करता है, डिपॉजिट लेता है, उसके बदले बैंक ब्याज चुकाता है जमा धारकों को। और बैंक उस जमा को जो उधार देता है, बैंक जो उधार देता है, उसमें उधार लेने वालों से बैंक को क्या प्राप्त होता है? ब्याज प्राप्त होता है। बैंक को क्या प्राप्त होता है? ब्याज प्राप्त होता है। डन। अब मैं दो शब्द ले रहा हूं यहां, एक है देयता, जिसको कहते हैं लाइबिलिटी, और एक है परिसंपत्ति, इसको कहते हैं एसेट, ठीक है। तो बैंक जो भी उधार या अग्रिम, अग्रिम को भी उधार बोलते हैं, अग्रिम मतलब एडवांस, उधार, लोन, ये सब उधार ही है, तो बैंक को वहां ब्याज प्राप्त हो रहा है। देयता का मतलब होता है, देयता मतलब जहां चुकाना पड़ता है, देयता मतलब जहां चुकाना पड़ता है। और एसेट या संपत्ति का मतलब है परिसंपत्ति, जहां प्राप्त होता है, मतलब जिसमें प्रतिफल प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है, वो हमेशा परिसंपत्ति एसेट होता है। और जिसमें आपको चुकाना पड़ता है, ब्याज चुकाना पड़ रहा है, ये आपकी क्या होती है? ये देयता होता है, लायबिलिटी। अब जरा सोचना, बैंक जमा स्वीकार कर रहा है, और बैंक जमा किससे स्वीकार कर रहा है? जमा धारक को। और बैंक को जमा पर अपने जमा धारकों को ब्याज चुकाना पड़ रहा है। तो जमा बैंक के लिए क्या होगा? जमा हमेशा बैंक के लिए क्या होगा? देयता होगा, लायबिलिटी होगा। क्यों होगा? क्योंकि बैंक इस पर ब्याज चुकाता है। वहीं बैंक के लिए उधार या अग्रिम क्या होगा? परिसंपत्ति होगा। क्यों परिसंपत्ति होगा, एसेट होगा? क्योंकि बैंक को इस पर ब्याज प्राप्त हो रहा है। एकदम ध्यान से समझना, मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं इसको पहले यहां पर रख दे रहा हूं ताकि ये दिक्कत ना हो, देखते भी रहे आप, देखते हुए मेरी बात को समझना। बैंक के दो मुख्य कार्य, पहले तो दो शब्द समझना, देयता लायबिलिटी और परिसंपत्ति एसेट। देयता मतलब चुकाना, ठीक है, और परिसंपत्ति मतलब प्राप्त करना। डन। बैंक के दो मुख्य काम हैं, जमा स्वीकार करना और उधार देना, ठीक है, या अग्रिम देना। तो बैंक जब जमा स्वीकार करता है तो बदले में ब्याज चुकाता है। तो बैंक के लिए जमा क्या है? बैंक के लिए जमा देता है, क्योंकि बैंक को उस पर ब्याज चुकाना होता है। वही बैंक के लिए उधार या अग्रिम बैंक के लिए परिसंपत्ति है। क्यों परिसंपत्ति है? क्योंकि बैंक को यहां ब्याज प्राप्त हो रहा है। एकदम दिमाग में बैठा कर रखना, जमा धारकों के लिए जमा संपत्ति है, परिसंपत्ति। क्यों? क्योंकि हम आप अगर बैंक के पास जाकर जमा करेंगे तो बैंक हमें ब्याज दे रहा है, तो हमारे को तो ब्याज प्राप्त हो रहा है, हमारे लिए परिसंपत्ति है, लेकिन बैंक के लिए देता है। तो बैंक के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, बैंक के लिए जमा देता है क्योंकि बैंक को ब्याज चुकाना होता है उसमें, और बैंक के लिए परिसंपत्ति उसका उधार होता है क्योंकि बैंक को वहां ब्याज प्राप्त हो रहा है। बताओ, इतना सा बात पहले समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। जल्दी से बताओ। क्या ये सब अब एनर्जी बाद में लाओ, पहले जल्दी से आओ। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़े।
सीधे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं, बहुत थोड़ा टॉपिक पढ़ाते चलूंगा, क्वेश्चन पूछते जाऊंगा। यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए फिर एक काम करते हैं, सवाल लेते हैं सीधे। अगर इतना सा बात समझ में आ गया तो मैं सीधे सवाल पर आता हूँ। बताओ, 2019 का सवाल है यूपीएससी का। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? जल्दी से उत्तर देना है आपको, जल्दी से उत्तर देना है। अग्रिम, अग्रिम मतलब लोन, जमा मतलब डिपॉजिट, निवेश इन्वेस्टमेंट, मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा, मनी एंड कॉल, शॉर्ट नोटिस, जो एक बैंक दूसरे बैंक से उधार आपस में लेते हैं, ठीक है ना, इसे कहा जाता है। तो जल्दी बताइए कि कौन सा बैंक की परिसंपत्ति नहीं होती है? आंसर क्या होगा? देखें कौन बताएगा, जल्दी बताए, जल्दी जल्दी, फटाफट 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 फटाफट। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। क्या बात है, देखो हरीश गौतम, गोपाल त्रिवेदी ने सही उत्तर दिया है, अवनीश सालोनिया ने सही उत्तर दिया है, और सीता झा, मोहम्मद कैफ, सब ने उत्तर सही दिया है। रेशम, राजेश, गौरव, अंकुर, आकांक्षा, अदिति कुमारी, जितेंद्र कुमार, विशाखा, फिर अंजलि, कैफ, कैफ क्या लिखे हो? यस सर, बट रईशुद्दीन सैफ कैसे सी हो गया? सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। फिर से देखो, फिर से देखो, सुमन, सुमन, श्रेयांश, गोपाल, जल्दी नहीं बताओ, जल्दी बताओ। और देखें, सहदेव, साधना, रे, अजय, अनुष्का, निर्भय, युवराज, वाह, ये कंचन, आप गलत हैं, गलत है, गलत है। प्रिया, बी, ठीक है, वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा? एकदम सही। जिन लोगों ने बी किया है, दे आर ऑल करेक्ट, क्लैप फॉर देम, क्योंकि जमा बैंक की परिसंपत्ति नहीं होती है, जमा बैंक की देयता होती है, ठीक है। चलो थोड़ा एक टफ सवाल देते हैं। ये तो हुआ आया हुआ सवाल, घोचू लोग। अब मैं थोड़ा टफ देता हूं, तब समझ में आएगा। देखे जरा, देखे जरा, देखे जरा, देखे, रुको 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 रुको, कितने मैंने टफ सवाल बनाए, टफ सवाल बनाए, कितने गए मेरे सवाल, मेरे सवाल कितने गए, मेरे सवाल कितने गए? होय 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 होय, सवाल है कि नहीं है? बोला, रुको 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 रुको, है ये रहा। चलिए ये बताइए, निम्नलिखित में से किन्हें वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है? कथन 1, केंद्रीय बैंक के पास जमा वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित निधि को। कथन 2, वाणिज्यिक बैंकों में जनता की जमा राशियों को। कथन 3, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जनता को दिए गए ऋण। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3, और डी है केवल 1, सॉरी डी है केवल 3, केवल 3, डी है केवल 3। लेट्स योर टाइम स्टार्ट। कहां गए? ओ हीरो लोग कहां गए? डी 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 अभी लिख कर रहे क्या? अब करो जरा उत्तर। अब लिखो, उत्तर लिखो। थोड़ा हैंग कर रहा है, सिस्टम हैंग कर रहा है। करो करो करो, लिखो लिखो लिखो, शाबाश, लिखो। क्या बात है, ज्यादातर लोगों ने आंसर बी दिया है। यहां पूछा है परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है, परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है। मेरे ख्याल से अब लिखो उसका क्वेश्चन का आंसर, वो तो बी वाला पहले था। चलो चलो लिखो 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 लिखो। हाँ, लोग लिख रहे हैं डी। डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, केवल 3 नहीं होगा।
देखो ध्यान से, केंद्रीय बैंक के पास जमा वाणिज्यिक बैंक की आरक्षित निधि, जो आरबीआई के पास बैंक जाकर अपना जमा करते हैं, बैंक जब अपना पैसा जाकर आरबीआई के पास जमा करते हैं तो आरबीआई बदले में उनको ब्याज देता है। तो ये बैंक की क्या हो गई, परिसंपत्ति हो गई केंद्रीय बैंक के पास। बैंक जब अपने जमा को जाकर आरबीआई में जमा करता है, टीआरआर की बात कर हटा रहे हैं, अन्य जमा को, ठीक है, जो बैंक उस पर आरबीआई उस पर रिवर्स रेपो रेट पर ब्याज देता है, तो ये बैंक के लिए क्या होता है, परिसंपत्ति, क्योंकि आरबीआई या केंद्रीय बैंक से उनको ब्याज प्राप्त हो रहा है। ये तो होगा ही नहीं, है ना, और ये होगा तो आंसर क्या होगा, आंसर ले 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 ओ ओ ओ ओ ओ अरे अरे, इसका आंसर होगा 1 और 3, 1 और 3। चलो चलो, इसका उत्तर 1 और 3 होगा। वो लास्ट में हमसे 3 लिख दिए थे, 1 और 3 होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा, देखो गुस्सा गुस्सा में आ गया सब। अरे वो हो गया ना, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, ऑप्शन नहीं होते हैं, हमें ऑप्शन खोजने होते हैं, कभी कभी होता है, आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए बस, ठीक है ना। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात को समझना, बात को समझना। बैंक, फिर से लिख रहा हूँ, बैंक, ध्यान देना, ठीक है ना। बैंक का 2 मुख्य कार्य है, जमा स्वीकार करना और उधार देना। जमा स्वीकार करना और उधार देना। बैंक जमा पर क्या देता है, ब्याज देता है, डन, और उधार में ब्याज प्राप्त करता है, ब्याज प्राप्त करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ये तो इंपॉर्टेंट पता ही है कि जो जमा पर ब्याज दर होता है और जो उधार पर बैंक ब्याज दर लेता है, और ब्याज दर जो है, ब्याज दर हमेशा क्या देखते हैं कि उधार का ब्याज दर जमा के ब्याज दर से ज्यादा होता है। बैंक के उधार का ब्याज दर हमेशा जमा के ब्याज दर से अधिक होता है, ठीक है। और मान लो जमा का ब्याज दर बैंक का कितना है, 5% है, और उधार का ब्याज दर मान लो 8% है, तो इसका मतलब है जो 3% है वो बैंक का लाभ है, जो 8 माइनस 5 बराबर कितना आया, 3%। इसी को स्प्रेड कहा जाता है, याद रखना, इसी को क्या कहा जाता है, बैंक का स्प्रेड कहा जाता है। तो स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड का मतलब है उधार का ब्याज दर माइनस जमा का ब्याज दर। फिर से बोल रहा हूं, बैंक का जमा का ब्याज दर और उधार का ब्याज दर, मानी सी बात है, उधार का ब्याज दर उसके जमा के ब्याज दर से अधिक होगा, तो जो अंतर होगा, यानी उधार के ब्याज दर और जमा के ब्याज दर में जो अंतर होगा उसे हम स्प्रेड कहते हैं, और यही बैंक का लाभ होता है। कितना परसेंट दिखा रहा है, 3%। तो एग्जाम्पल से भी बना लो इसको, फटाफट फटाफट बना लो, फटाफट बनाओ। डन, कमेंट मत करो, फटाफट बनाओ, जो लिखा है उसको लिखो फटाफट। हो गया, चलो, अगर ये स्प्रेड समझ में आ गया तो एक स्प्रेड से संबंधित सवाल का उत्तर दे दो फटाफट। बताओ, इसका आंसर देना है, ठीक है, करें, खत्म कर देते हैं। डन। सवाल है, भारत में बैंकिंग के संदर्भ में स्प्रेड शब्द वर्णित किया जाता है। ए, यह बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को भुगतान में की जाने वाली ब्याज दर और उधारकर्ताओं से वसूली जाने वाली ब्याज दर के बीच का अंतर है। बी, यह रेपो और रिवर्स रेपो के बीच के ब्याज दर में अंतर है। सी, यह वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति और देयता के बीच का अनुपात है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दो, फटाफट आंसर दो। इसका आंसर दो।
आंसर दो, क्या होगा आंसर? स्प्रेड क्या होगा? क्या बात है, रेनू सही, ए, काजल शाही सही है, कैफ डी नहीं होगा, श्रेया डी कैसे होगा इसमें? अच्छा डी पहले वाले का बोल रहे थे, डी, ये इसका उत्तर पूछ रहा हूँ, इसका उत्तर बताओ जरा जल्दी से बताओ, उत्तर बताओ। निहारिका, अच्छा पहले वाले का बता दो जल्दी, इसका बताओ। हाँ देखो पुलकित ने पहले वाले का ठीक बताया, 1 और 3 करके। इसका बताओ, ठीक है, ए एकदम सही, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। या बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं का भुगतान की जाने वाली ब्याज दर और उधारकर्ताओं से वसूली जाने वाले बीच की ब्याज दर का अंतर है। डन, स्प्रेड भी समझ में आ गया। अब जरा समझना, फिर से लिख रहा हूँ, बैंक का 2 मुख्य काम है, क्या? जमा और उधार, जमा स्वीकार करना और उधार देना। डन, बैंक अपने जमा पर क्या देता है? ब्याज देता है, ठीक है। बैंक का जमा पर ब्याज दर जो बैंक चुकाता है जमा धारक को, और बैंक का उधार पर ब्याज दर जो बैंक प्राप्त करता है। सवाल ये उठता है कि बैंक के जमा पर और उधार के ब्याज दर पर, जमा पर ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है? अभी जमा पर आते देन हम लोग उधार, और हमें पढ़ना ही है लैंडिंग रेट रेशियो। बस इतना बता दो कि जमा पर ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है? बैंक के जमा पर ब्याज दर का, बैंक के पास आप जमा कराने जाएंगे, आप बचत जमा करा रहे हैं, सावधि जमा करा रहे हैं, आप वहाँ पर जनधन खाता खोल रहे हैं, आप आवर्ती जमा खोल रहे हैं, तो बैंक उस पर जो ब्याज देता है आपको, उस ब्याज का निर्धारण कौन करता है? और अगर मैं बोलूँ इससे संबंधित सवाल अगर है ये रहा कि बैंक के बचत खाते में ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है? ए रिजर्व बैंक, बी बैंक संघ, सी बैंक द्वारा, और डी रिजर्व बैंक और बैंक संघ दोनों मिलकर करते हैं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मंजू टाइम मैनेजमेंट के बारे में बाद में बात कर लो, अभी फटाफट यहाँ उत्तर दो। चलो चलो चलो, किसके द्वारा? बताओ जल्दी बताओ। अधिकांश गलत उत्तर दे रहे हैं, ठीक से दो, ठीक से दो, बताओ। अच्छा ये पहले का उत्तर चल रहा है, कोई नहीं, I can wait for your answer। दो उत्तर दो, क्या बात है, क्या बात है। अधिकांश लोगों ने उत्तर ए दिया है, ए दे रहे हैं। रजनी साहनी ए, क्या बात है। रजनी कहाँ से पता लगा आपको कि रिजर्व बैंक करता है? चेतना गहलोत ए, बी बैंक संघ, रोशन बी दे रहे हैं, क्या बात है। डी दे रहे हैं दीपांशु, क्या बात है। सी कृष्णा, अच्छा ये पहले वाले का ही क्वेश्चन चल रहा है। हाँ ठीक 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 ठीक, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दो 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 फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही। आंसर इज सी, बैंक स्वयं निर्धारित करते हैं, बैंक स्वयं निर्धारित करते हैं। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए। 2011 के पहले बैंक के बचत पर क्या ब्याज दर बैंक देगा, ये बैंक नहीं बल्कि आरबीआई निर्धारित करता था। 2011 के बाद अब बैंक स्वयं निर्धारित करते हैं कि उनको बचत पर ब्याज दर कितना देना है। तो फिर से बोल रहा हूँ, 2011 से पहले आरबीआई निर्धारित करता था कि बैंक अपने बचत पर क्या ब्याज दर देगा, यानी बचत के ब्याज दर का निर्धारण आरबीआई करता था। जबकि 2011 के बाद अब बैंक स्वयं निर्धारित करते हैं कि बचत पर ब्याज दर क्या होगी। डन, ठीक है। अब हम उधार पर ब्याज दर की बात करते हैं। उधार पर ब्याज दर, ये हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है, ध्यान से सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। उधार पर ब्याज दर, तो बैंक जो भी अपने ग्राहकों को उधार देता है,
बैंक जो भी अपने ग्राहकों को उधार देता है उसके ब्याज दर को ही उधार पर ब्याज दर कहा जाता है। फिर से समझना, बैंक जो भी अपने ग्राहकों को उधार देता है, ग्राहक कौन हो सकते हैं बैंक के? हम हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकता है ना, कंपनी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी भी अपने डिपॉजिट बैंक में जमा करते हैं, पर कंपनी भी बैंक से उधार लेते हैं। तो बैंक अपने ग्राहकों को जो भी उधार देते हैं, व्यक्ति को दे रहे हैं, कंपनी को दे रहे हैं, सरकार को भी दे रहे हैं, तो उस पर जो ब्याज दर बैंक लगाते हैं, जो ब्याज दर लगाते हैं, जो ब्याज दर आरोपित किया जाता है, उसे उधार पर ब्याज दर कहा जाता है। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम लोग जमा के ब्याज दर की बात कर रहे हैं कि उधार पर ब्याज दर की? यहाँ हम उधार पर, मतलब जो बैंक उधार दे रहा है उसके ब्याज दर की बात कर रहे हैं। लेंडिंग रेट रेजिम, यानी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लेंडिंग रेट रेजिम। लेंडिंग रेट रेजिम यानी उधार दर प्रणाली, तो बोलते हैं उधार दर प्रणाली, लेंडिंग रेट रेजिम। तो ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं, 1994 से पहले, 1994 से पहले, ठीक है, उधार पर जो ब्याज दर का है, उधार पर ब्याज दर का निर्धारण केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई करता था। निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता था। देखो फटाफट, 1994 से पहले उधार पर ब्याज दर का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता था। फटाफट लिखो, कमेंट छोड़ दो, कमेंट छोड़ो, सबको कमेंट करना छोड़ो, चलो लिखना शुरू करो जो मैं लिखवा रहा हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो, डन। फिर लिखो इसके बाद 1994 से पीएलआर प्रणाली को शुरू किया गया। पीएलआर प्रणाली को शुरू किया गया। देखो, पीएलआर प्रणाली को शुरू किया गया। पीएलआर का मतलब लिखो, प्राइम लेंडिंग रेट। लिखो, प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट यानी प्रधान उधार दर। प्रधान उधार दर ये क्या होता था? आरबीआई ने 1994 से बैंकों को कहा कि अब उधार पर ब्याज दर का निर्धारण आप स्वयं करें। 1994 से आरबीआई ने बैंकों से कहा कि अब उधार पर ब्याज दर का निर्धारण आप पीएलआर प्रणाली के द्वारा करें। पीएलआर क्या है? प्राइम लेंडिंग रेट है, जहां पर बैंक का बोर्ड है वो दर को निर्धारित करेगा। वो एक दर निर्धारित करेगा और वो दर जो होगा वही पीएलआर होगा। ठीक है, अब यहाँ बैंक क्या करेगा? बैंक अपने जो उधार लेने वाले लोग हैं, ग्राहक हैं, उन ग्राहकों को दो भागों में बांटेगा। एक विश्वसनीय ग्राहक और एक गैर विश्वसनीय ग्राहक। डर, विश्वसनीय ग्राहक और गैर विश्वसनीय ग्राहक। विश्वसनीय ग्राहक कौन होंगे? जो बैंक से पहले से उधार ले रहे हैं, उनको बैंक ट्रस्टवर्दी कस्टमर कहेगा, ट्रस्टवर्दी बोरोवर कहेगा। और जो नए उधार लेने वाले हैं उनको नॉन ट्रस्टवर्दी, गैर विश्वसनीय ग्राहक कहेगा। बैंक के पास अधिकार था पीएलआर में कि बैंक चाहे तो अपने विश्वसनीय ग्राहकों को पीएलआर दर से भी कम ब्याज पर उधार दे सकता है। जैसे मान लो पीएलआर दर निर्धारित किया गया 7%, तो बैंक अगर चाहे
तो वो अपने विश्वसनीय ग्राहकों को 7% से भी कम ब्याज पर उधार दे सकता है, जबकि गैर विश्वसनीय ग्राहकों को वो 7 से अधिक ब्याज पर उधार दे सकता है, और बैंक यही करता था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या था, बहुत पारदर्शिता नहीं था, क्योंकि विश्वसनीय कौन है और गैर विश्वसनीय कौन है इसका निर्धारण बैंक स्वयं करता था, और इस चक्कर में बहुत सारे घोटाले होते थे। इसलिए इस प्रणाली में पारदर्शिता ना हो पाने के कारण आरबीआई द्वारा 2003 में एक बीपीएलआर को शुरू किया गया। बीपीएलआर क्या हुआ? बीपीएलआर है बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, ये क्या है? बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, जैसा कि मैंने पीएलआर में कहा कि बैंक अपने ग्राहकों को 2 भागों में बांटेगा, विश्वसनीय और गैर विश्वसनीय। और विश्वसनीय ग्राहकों को पीएलआर से कम ब्याज पर उधार दे सकता है, और गैर विश्वसनीय ग्राहकों को पीएलआर से अधिक ब्याज पर उधार दे सकता है। डन। लेकिन बीपीएलआर में क्या है, यहां पर बैंक एक बेंचमार्क दर तय कर देगा, जिसको कहा जाएगा बेंचमार्क पीएलआर। और ये बेंचमार्क दर में जो सबसे बड़ी भूमिका किसकी रहेगी? आरबीआई की, कि आरबीआई ये दर का निर्धारण कर देगा। लेकिन यहां भी बैंकों को यह अधिकार दिया गया था कि वो अपने विश्वसनीय ग्राहकों को कम ब्याज पर उधार दे सकता है बीपीएलआर से, और गैर विश्वसनीय ग्राहकों को बीपीएलआर से अधिक ब्याज पर उधार देगा। तो ये सिस्टम चल रहा था, यानी 1994 में पीएलआर सिस्टम था। पीएलआर और बीपीएलआर में अंतर यही है कि पीएलआर का निर्धारण बैंक स्वयं कर रहे थे और बीपीएलआर आरबीआई के द्वारा हो रहा था। ठीक है ना? तो ये 2 दर 1994 में पीएलआर और 2003 में बीपीएलआर शुरू हुआ। डन। अब ये चलता रहा कब तक? 2010 तक। ठीक है, 2010 तक क्या चला? बीपीएलआर चल रहा था, और बीपीएलआर को हटाकर 2010 से बेस रेट को शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? बेस रेट, यानी आधार दर को शुरू किया गया। बेस रेट यानी हिंदी में लिखे तो आधार दर को शुरू किया गया। ठीक है, आधार दर को शुरू किया गया। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना, 1994 से पहले आरबीआई निर्धारित करता था कि उधार पर ब्याज दर क्या होगा। 1994 में पीएलआर सिस्टम को शुरू किया गया, प्राइम लेंडिंग रेट को शुरू किया गया। 2003 में पीएलआर के स्थान पर बीपीएलआर, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट को शुरू किया गया, जो 2010 तक चला। अभी पीएलआर हो या बीपीएलआर हो, बैंक पीएलआर या बीपीएलआर से कम ब्याज पर उधार दे सकते थे, लेकिन 2010 में पीएलआर और बीपीएलआर दोनों को समाप्त कर दिया आरबीआई ने, और नया दर प्रणाली शुरू किया जिसका नाम था आधार दर प्रणाली। क्या शुरू किया गया? आधार दर प्रणाली, बेस रेट सिस्टम को शुरू किया गया। बेस रेट सिस्टम को शुरू किया गया, आधार दर प्रणाली। बेस रेट सिस्टम क्या है? आधार दर प्रणाली कि बैंक कोई भी, एक बार अगर बैंक ने ये आधार दर का निर्धारण बैंक स्वयं करेगा। बेस रेट कौन करेगा? बैंक स्वयं करेगा। लेकिन बेस रेट से नीचे कोई भी बैंक किसी भी ग्राहक को उधार नहीं दे सकता। लिखना चाहो तो लिख लो, आधार दर क्या होगा? आधार दर वह दर होगा जिससे नीचे कोई भी बैंक उधार नहीं दे सकता। आधार दर वह दर होगा जिससे नीचे बैंक किसी भी ग्राहक को उधार नहीं दे सकता है, और इसे 2010 में शुरू किया गया। ठीक है, कब शुरू किया गया? 2010 में शुरू किया गया। डन। तो मैं एक बार पूरा लेंडिंग रेट रेजिम पूरा बताता हूं, उसके बाद मैं एक एक करके शुरू करता हूं। 2010 तक है ना, अब मैं एक बार बता देता हूं, इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ। 1994 से पहले याद करो, मैं लेंडिंग रेट बता रहा हूं, उधार दर बता रहा हूं। लेंडिंग रेट यानी उधार दर, बैंक का उधार दर। डन। 1994 से पहले कौन कर रहा था? आरबीआई। 1994 से पीएलआर को लागू किया गया, फिर 1994 से 2003 तक, फिर 2003 से क्या चला? 2003 से बीपीएलआर को शुरू किया गया,
PLR प्राइम लेंडिंग रेट और BPLR बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। फिर 2010 से PLR और BPLR को हटा करके अब क्या शुरू किया गया, बेस रेट, आधार दर को शुरू किया गया, बेस रेट आधार दर को शुरू किया गया। फिर 2016 में RBI ने क्या किया, आधार दर के स्थान पर MCLR को शुरू किया। 2016 से MCLR को शुरू किया गया और ये IFPT 2016 में पूछा भी है, 2016 में पूछा भी है। और फिर 2019 से MCLR के स्थान पर क्या शुरू किया गया, EBR को शुरू किया गया, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट को शुरू किया गया, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट को शुरू किया गया। जल्दी जल्दी देखो, जल्दी से कॉपी में लिखो, इसको लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से कॉपी में पहले ये बनाओ, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर लिखो मत, अभी कमेंट मत लिखो, बल्कि अभी इस पर फोकस हो, एकदम उतार लो जल्दी से। बहुत बढ़िया, कर लिया, उतार लिया ना इसको। चलो अब बिना देखे कॉपी को बिना देखे, चलो 30 सेकंड दे रहे, जल्दी से याद करो जितना अभी तक पढ़ा है, अभी तक जितना पढ़ा है जल्दी से एक बार रिवीजन करो, जल्दी से रिवीजन करो, जल्दी से फटाफट रिवीजन करो। मुझे मतलब नहीं है, मुझे ऐसे नहीं पढ़ाना है, 2 क्लास में होगा, हम लोग 2 क्लास में कर लेंगे इस टॉपिक को, लेकिन मुझे अच्छे से करवाना है। चलो चलो जल्दी करो, 30 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी 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 रिवीजन करो, शुरू हो चुका है। 20 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 4, 3, 2, 1। चलो डन। लिखना नहीं है, बस दिमाग अपनी चीजों को रिवाइज करना है। सबसे पहले हमने क्या बताया, बैंक का 2 मुख्य काम क्या है, याद करो, जमा स्वीकार करना और उधार देना। जमा पर बैंक को ब्याज चुकाना पड़ता है, उधार पर बैंक ब्याज प्राप्त करता है। जमा बैंक के लिए देयता होता है, लायबिलिटी होता है, क्योंकि बैंक इस पर ब्याज चुकाता है। उधार या अग्रिम बैंक के लिए परिसंपत्ति होता है, एसेट होता है, क्योंकि बैंक को यहाँ ब्याज प्राप्त होता है। जमा और उधार, जमा के ब्याज दर और उधार के ब्याज दर, बैंक के जमा के ब्याज दर और उधार के ब्याज दर में हमेशा उधार का ब्याज दर जमा के ब्याज दर से अधिक होगा, और इन दोनों के बीच का अंतर यानी उधार का ब्याज दर और जमा के ब्याज दर का अंतर को ही स्प्रेड कहा जाता है। स्प्रेड कहा जाता है, हमेशा याद रखना है, स्प्रेड कहा जाता है। 2 चीज, जमा का ब्याज दर और उधार का ब्याज दर। बैंक के जमा का ब्याज दर अब बैंक स्वयं निर्धारित करता है। 2011 से पहले RBI निर्धारित करता था, अब 2011 और अब तक अब बैंक स्वयं द्वारा निर्धारित किया जाता है कि बैंक बचत जमा पर, सावधि जमा पर ब्याज दर क्या होगा। वहीं अगर हम उधार के ब्याज दर की बात करें, जिसको हमको पढ़ना है और पढ़ रहे हैं, तो बैंक अपने ग्राहकों को जिस ब्याज पर उधार देता है उसे उधार दर कहा जाता है। उसी उधार दर प्रणाली को हम लोग समझ रहे हैं। 1994 से पहले RBI निर्धारित करता था उधार के ब्याज दर को। 1994 में PLR प्रणाली को शुरू किया गया। PLR के अंतर्गत बैंक का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो PLR को निर्धारित करता था। अब यहाँ पर बैंक ग्राहकों को 2 भागों में बांटता था, विश्वसनीय और गैर विश्वसनीय। विश्वसनीय ग्राहकों से
कम ब्याज पर भी उधार दे सकता था बैंक, और गैर विश्वसनीय ग्राहकों से अधिक ब्याज पर उधार दे सकता था। फिर बाद में 2003 में बीपीएलआर को शुरू किया गया, जहां बीपीएलआर का निर्धारण स्वयं आरबीआई करने लगा ताकि इसमें पारदर्शिता ला सके। लेकिन बैंक फिर भी विश्वसनीय ग्राहकों को कम ब्याज पर और गैर विश्वसनीय ग्राहकों को अधिक ब्याज पर उधार दे सकता था। फिर 2010 में बीपीएलआर और पीएलआर को छोड़कर बेस रेट सिस्टम को शुरू किया गया। आधार दर प्रणाली, आधार दर प्रणाली का मतलब है, आधार दर का मतलब है कि बैंक जो भी आधार दर तय करेगा, दो बातें यहां याद रखना आधार दर प्रणाली में। पहला, इसे 2010 में शुरू किया गया और इसका निर्धारण स्वयं बैंक करते हैं। पहला बात, इसे 2010 में शुरू किया गया और इसका निर्धारण स्वयं बैंक करते हैं। लिखना लिख लो, इसे वर्ष 2010 में शुरू किया गया और इसका निर्धारण स्वयं बैंक करते हैं। दूसरा लिखो, सेकंड पॉइंट, कोई भी बैंक आधार दर से नीचे किसी भी ग्राहक को उधार नहीं दे सकता। कोई भी बैंक आधार दर से नीचे किसी भी ग्राहक को उधार नहीं दे सकता है। हो गया? चलो अब आधार दर पर आते हैं। 2010 आधार दर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सरस समझना। आधार दर, बैंक आधार दर की गणना स्वयं करता था, लेकिन आधार दर की गणना करने के लिए आरबीआई द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया था बैंकों को कि आप इसके द्वारा आधार दर तय करेंगे। क्या क्या? तो उसके लिए 4 कारक को, आधार दर में 4 कारक शामिल होते थे। कितने कारक? 4 घटक होते थे। कौन कौन से घटक, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक है कोषों की लागत, याद करो, कोषों की लागत जिसको कॉस्ट ऑफ फंड कहा जाए, कॉस्ट ऑफ फंड। दूसरा, परिचालन लागत, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट। तीसरा, लाभ मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन। और चौथा, टीआरआर लागत, टीआरआर कॉस्ट। इसको नेगेटिव कैरी भी कहा जाता है, ऋणात्मक, नेगेटिव कैरी। क्यों नेगेटिव कैरी कहा जाता है इसको हम बताएंगे। ये पहले 4 लिखो जल्दी से। आधार दर के 4 घटक होते हैं, पहले लिखो फिर मैं समझाता हूँ। फटाफट लिखो। तार, जल्दी से लिखो। चार घटक याद करो, लिखो और जल्दी से याद करो, फिर मैं समझाता हूँ। पहला, कोषों की लागत, कॉस्ट ऑफ फंड। दूसरा, परिचालन लागत। तीसरा, लाभ मार्जिन। और चौथा सीआरआर लागत। चौथा, सीआरआर लागत। लिख लिया? चलो अब मैं एक करके समझा रहा हूँ। सबसे पहले कोषों की लागत समझाते हैं। कोषों की लागत, इसको समझना। कोषों की लागत, कॉस्ट ऑफ फंड, ये क्या होता है ध्यान से समझना। बैंक आखिर उधार देता है तो बैंक ये पैसा लाता कहां से? तो बोलोगे सर बैंक तो जमा लेता है, उसी को बैंक उधार में देता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले में समझा। बिल्कुल, बैंक के पास जो कोष आता है, बैंक के पास जो कोष आता है, कोष मतलब फंड। फंड कहां से आता है? एक तो बैंक जमाधारकों से आता है। जमाधारक बैंक में जो जमा करते हैं, क्या करते हैं? जमा करते हैं।
वो बैंक के लिए कोष का काम करता है, फंड का काम करता है, और बैंक उसी को क्या करता है, उधार में देता है। ठीक है ना, बैंक उसी को उधार में देता है। दूसरा एक और भी जगह है सोर्स जहां से बैंक को पैसा प्राप्त होता है उधार, वो है बैंक से, आरबीआई से उधार बैंक लेता है। बैंक नहीं दे रहा आरबीआई को, आरबीआई से बैंक उधार में दे रहा, तो बैंक बदले में उसको क्या चुका रहा है, ब्याज। समझो ना, बैंक अगर जमा धारकों से जमा ले रहा है, एक तरह से तो बैंक जमा धारकों से उधार ही ले रहा है। बैंक अगर जमा धारकों से जमा ले रहा है, मतलब बैंक एक तरह से जमा धारकों से उधार ही तो ले रहा है, क्योंकि बैंक उस पर ब्याज चुका रहा है। ठीक इसी तरह से आरबीआई से भी बैंक उधार ले रहा है, तो आरबीआई को बैंक ब्याज चुका रहा है। तो यहां से आरबीआई से जो पैसा मिल रहा है, जमा धारक से जो पैसा मिल रहा है, वो बैंक के लिए क्या है, कोष है, फंड है। क्या है, कोष है, फंड है। फिर से समझना, बैंक जमा धारकों से जमा ले रहा है, कोष। बैंक आरबीआई से उधार ले रहा है, कोष। अब जमा धारक से जब जमा ले रहा है तो बैंक बदले में उसको ब्याज चुका रहा है। जमा धारक से जब जमा ले रहा है तो बैंक बदले में उसको ब्याज चुका रहा है। जब आरबीआई से उधार ले रहा है, जब आरबीआई से उधार ले रहा है तो आरबीआई को भी ब्याज चुका रहा है, हाँ या ना। इन दोनों को बैंक क्या चुका रहा है, ब्याज चुका रहा है। तो इसी ब्याज को क्या कहा जाता है, कोषों की लागत। इसी को क्या कहा जाता है, कोषों की लागत, जो बैंक को चुकाना है। किसको, जमाधारक को और आरबीआई को। जमाधारक को और आरबीआई को जो बैंक चुकाता है ब्याज, बैंक जो चुकाता है ब्याज, उसको बैंक की कोषों की लागत, कॉस्ट ऑफ फंड कहा जाता है। बना लो, फटाफट बना लो, फटाफट बना लो, फिर से समझना। बैंक कहां से फंड, कोष इकट्ठा करता है। जमाधारकों से जमा तो उसको ब्याज चुकाएगा, आरबीआई से उधार तो उसको ब्याज चुकाएगा। तो जो बैंक कुल ब्याज चुका रहा है, बैंक चुका रहा है आरबीआई को, जमाधारकों को, इसी को कहा जाता है कोषों की लागत, कॉस्ट ऑफ फंड, जो बैंक के पास फंड है। पहला। मैं आपकी ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, पर आपकी लाइव क्लास लेने एक दिन दिल्ली आई थी, बट आपसे नहीं मिल पाई। सॉरी मंजू शर्मा, आई एम सॉरी। एक्चुअली दिक्कत थोड़ी है, ये मैंने मेरे यहाँ के स्टूडेंट बता सकते हैं कि मैं किसी से भी मिलता नहीं हूँ, क्योंकि इतने क्लास का बर्डन होता है कि मैं किसी से नहीं मिल पाता हूँ। ये बच्चे लोग जानते हैं, सॉरी, एकदम सॉरी। तो ठीक है, कोषों की लागत मेरे ख्याल से मिलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इतना तो अच्छा मैं पढ़ा देता हूँ कि बाद में कुछ पूछना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो, कोषों की लागत के बाद क्या होगा, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कोषों की लागत के बाद परिचालन लागत। दूसरा क्या है, परिचालन लागत। लिखो, परिचालन लागत। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये क्या हुआ, बैंक को जो चलाने में, बैंक के संचालन में जो खर्च होता है, जैसे बैंक अपना एक इंफ्रा बनाए हुए हैं, उसमें बैंक एसी चला रहा है, सैलरी को, माने स्टाफ को जो सैलरी दे रहा है, ठीक है। फिर बैंक जो भी डॉक्यूमेंटेशन करता है, अपने पास वकील रखता है लीगल एडवाइज़र के लिए, तो इतना कुछ जो बैंक का खर्च है, जो बैंक आपको पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, ये सब बैंक का कौन से खर्च में आता है, परिचालन लागत है। तो बैंक जब आपको उधार देता है तो सब कुछ वसूल लेता है, आपका पानी तक का पैसा वसूल लेता है बैंक, ठीक है ना। तो वो बैंक के कौन से लागत में आता है, परिचालन लागत, जो बैंक के संचालन करने में खर्च आता है। ठीक है, फिर एक होता है लाभ मार्जिन। लाभ मार्जिन ये क्या होता है, ऑब्वियसली बैंक जब उधार दे रहा है तो बैंक ज्यादा ब्याज लेना चाहेगा, बैंक क्योंकि लाभ कमाना चाहेगा। तो जो भी बैंक लाभ कमा रहा है, जो भी बैंक लाभ कमाता है ज्यादा ब्याज से, उसी को बैंक का लाभ मार्जिन कहा जाता है। ठीक है, तो तीन समझ में आ गया, कोषों की लागत, परिचालन लागत और लाभ मार्जिन। एक चौथा हम लोग समझते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है सीआरआर लागत। सीआरआर लागत जरा ध्यान से समझना, ठीक है। नो कमेंट, चलिए इधर इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। सीआरआर लागत को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरआर लागत को समझना,
पहले तो सीआरआर का मतलब समझना, ये हम लोग आरबीआई में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो यानी नगद आरक्षित रिजर्व, नगद आरक्षित रिजर्व। एक बार बोल दो, सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित रिजर्व। आखिर ये होता क्या है नगद आरक्षित रिजर्व, सीआरआर रिजर्व? ध्यान से समझना। भी मैं एनडीटीएल जीडीटीएल बोल करके ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, तो पुराने स्टूडेंट अगर एनडीटीएल नहीं बोल रहा हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, है ना। सिंपल भाषा में समझिए, क्योंकि नए स्टूडेंट बहुत हैं यहाँ पर जिनको अभी तक मैंने सीआरआर पढ़ा ही नहीं क्लास में। ऐसे समझो आप तो, ध्यान से बच्चों ध्यान से समझना। सीआरआर होता क्या है? बैंक जो भी जमा स्वीकार करता है, बैंक जो भी जमा स्वीकार करता है, उस जमा का एक रिजर्व, एक निश्चित रिजर्व, उस जमा का एक निश्चित रिजर्व बैंक आरबीआई के पास रखता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बैंक जो भी रिजर्व, जो भी जमा स्वीकार करता है वो सब उधार में नहीं देता है। बैंक जो भी जमा स्वीकार करता है वो सब उधार में नहीं देता है, ठीक है ना। मान ले आप ऐसे समझो, बैंक जो भी जमा स्वीकार करता है, बैंक क्या करता है? जमा धारक से जमा लेता है, जमा लेता है, ठीक है ना। अब इस जमा को बैंक क्या करता है? उधार देता है। बैंक क्या करता है? उधार देता है। लेकिन उधार देने से पहले बैंक क्या करता है? दो रिजर्व उसको मेंटेन करता है, सीआरआर और एसएलआर। अभी एसएलआर हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, बस इतना जान लो, दो प्रकार का रिजर्व बैंक रखता है, सीआरआर और एसएलआर, ठीक है। उसके बाद जो बचता है बैंक उसको उधार में देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो सीआरआर 4% है और एसएलआर 18% है, तो टोटल कितना हुआ? 22%। टोटल कितना हुआ? 22। तो बैंक क्या करेगा? 100 रुपया अगर बैंक के पास जमा आया तो बैंक पूरा 100 रुपया उधार में नहीं देगा, बैंक पहले 22 रुपये इसको रिजर्व के रूप में रख लेता है। क्यों रखता है? ताकि बैंक बाजार में तरलता को नियंत्रित कर सकता है। इन दोनों का मेन मुख्य उद्देश्य तरलता को नियंत्रित करना है, ठीक है। सीआरआर का तो एक और उद्देश्य बैंक रन की स्थिति से है, बैंकों को बचाना, लेकिन बैंक रन की स्थिति बाद में बात करेंगे, अभी पहले समझना। बैंक जो भी जमा स्वीकार किया, मान लो 100 रुपया जमा स्वीकार किया, ठीक है। बैंक के पास कोई बंदा 100 रुपया लेकर आया, मान लो बैंक को मेरे पास 100 रुपया है, तो क्या मैं 100 रुपया उधार में दे सकता हूं? नहीं, मुझे सीआरआर और एसएलआर पहले रिजर्व रखना पड़ेगा। सीआरआर मान लो 4% है तो 4 रुपया, एसएलआर मान लो 18% है तो 18 रुपया। 18 और 4 कितना हुआ? 22 रुपया। तो बचा कितना? 88 रुपया। 88 रुपया ही, 88 रुपीज ही मैं उधार दे सकता हूं अगर मैं बैंक हूं तो, ठीक है। अब इसमें आता है सीआरआर। सीआरआर को जरा समझना। सीआरआर वह रिजर्व होता है, वह रिजर्व होता है जो बैंक आरबीआई के पास जमा करता है। सीआरआर वह रिजर्व होता है जो बैंक आरबीआई के पास जमा करता है। सवाल जरूर उठेगा आपके मन में कि सर फिर ये सीआरआर एसएलआर का निर्धारण कौन करता है? तो इन दोनों दर का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। अब सीआरआर अभी मान लो 4% है और बैंक को मान लेते हैं एसएलआर कुछ नहीं है, सीआरआर 4% है, तो बैंक के पास मान लीजिए 100 रुपया आया, तो 100 रुपया में बैंक क्या करेगा? 4 रुपया। 100 रुपया में 100 का सीआरआर 4% ना, तो 4 रुपया बैंक क्या करेगा? आरबीआई के पास जमा करेगा। और आरबीआई बैंकों को इस पर कोई ब्याज नहीं देता है। आरबीआई इस पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं देता है। मतलब मैं सीधे सीआरआर पर आ रहा हूं। क्या है सीआरआर? सीआरआर वह रिजर्व है जो बैंक अपने जमा का एक निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास रखता है। लिखना चाहो लिख लो। सीआरआर वह रिजर्व होता है, लिखो, सीआरआर वह रिजर्व होता है जो सभी बैंक अनिवार्य रूप से एक निश्चित रिजर्व के रूप में आरबीआई के पास जमा करते हैं। आरबीआई के पास जमा करते हैं। सीआरआर का निर्धारण आरबीआई करता है। सीआरआर का निर्धारण आरबीआई करता है। सीआरआर का निर्धारण आरबीआई करता है।
लिखा। फिर लिखो आरबीआई बैंकों को सीआरआर पर कोई ब्याज नहीं देता है। आरबीआई बैंकों को सीआरआर पर कोई ब्याज नहीं देता है। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सीआरआर का मुख्य उद्देश्य बैंक को, सभी बैंक को बैंक रन की स्थिति से बचाना होता है, बैंक रन की स्थिति से बाहर करना। बैंक रन, बैंक रन की स्थिति से, बैंक रन की स्थिति से बाहर करना होता है। फिर आखिर बैंक रन की स्थिति क्या होती है? बैंक रन का मतलब होता है जब एक साथ कई जमाधारक बैंक में पैसा निकालने पहुंच जाते हैं। बैंक रन की स्थिति तब होती है जब एक साथ किसी भी कारणवश एक साथ कई जमाधारक बैंक से पैसा निकालने के लिए पहुंच जाए। अब बैंक के पास इतना पैसा तो होता ही नहीं है, तो आरबीआई बैंकों को देता है एक ऑप्शन कि आपके पास जो सीआरआर है आप उसका प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं, और यह भी सिलिकॉन वैली बैंक का जो हादसा हुआ था, मामला हुआ था, याद करो करंट अफेयर में, तो सिलिकॉन वैली बैंक के कारण ये बैंक रन बहुत चर्चा में आ गया। हो सकता है 2024 में पूछे भी है कि बैंक रन क्या होता है। याद रखना, बैंक रन वह स्थिति होती है जहां कई जमाधारक एक साथ धन निकासी के लिए पहुंच जाते हैं बैंक में। बैंक रन वह स्थिति होती है जहां एक साथ कई जमाधारक बैंक से धन निकासी, पैसे निकालने के लिए पहुंच जाते हैं, और सिलिकॉन वैली बैंक के लिए के समय ये स्थिति खड़ी हुई थी। ठीक है ना, इसीलिए बैंक रन स्थिति बैंक रन बहुत चर्चा में आ गया। तो सीआरआर समझ में आ गया। सीआरआर, अब बात समझ में यहां पर यह समझना है कि सीआरआर वह रिजर्व है जो सभी बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, और आरबीआई उस पर कोई ब्याज नहीं देता है। लेकिन बैंकों को तो अपने जमा पर, अपने जमाधारक को ब्याज चुकाना पड़ता है। समझना, सीआरआर बैंक एक निश्चित रिजर्व अपने जमा का आरबीआई के पास रखता है, जिस पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता है। लेकिन बैंकों को अपने जमाधारकों को तो ब्याज चुकाना पड़ता है। मतलब समझना, मतलब यह है कि मान लीजिए कोई जमाधारक अगर बैंक में 100 करोड़ रुपया जमा करता है, 100 करोड़ रुपया जमा किया, और सीआरआर का दर मान लेते हैं 4% है। सीआरआर का दर क्या है? 4%। अब बैंक को क्या करना पड़ेगा? इस 100 करोड़ का 4 करोड़ रुपया किसके पास जाकर जमा करना होगा? आरबीआई के पास जमा करना होगा। ठीक है, किसके रूप में? सीआरआर के रूप में। और आरबीआई इस पर कोई भी ब्याज नहीं देता है। किस पर? 4 करोड़ को। ठीक है, 4 करोड़ पर बैंक अपना 4 करोड़ आरबीआई के पास रख रहे हैं। किसके रूप में? सीआरआर के रूप में। और आरबीआई इस पर बैंकों को कोई भी ब्याज नहीं देता है। तो क्या बैंक सिंपली अपने ग्राहकों से कह सकता है कि देखिए हमें तो ब्याज केवल 96 करोड़ में ही मिल पाएगा, 4 करोड़ में तो हमें कोई ब्याज मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि 4 करोड़ तो हमें आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तो हम तो 96 करोड़ ही उधार दे पाएंगे, ये 4 करोड़ तो हमें आरबीआई के पास रखना होगा, और आरबीआई इस पर कोई ब्याज नहीं देता है, तो हम भी आपको ब्याज नहीं दे सकते हैं। क्या ये कोई जमाधारक एक्सेप्ट करेगा? जमाधारक को इससे क्या लेना देना कि तुम आरबीआई के पास रखो या तुम आसमान में रखो या जमीन खोद कर रखो? हमने आपको 100 करोड़ दिया, हमें 100 करोड़ पर ब्याज दीजिए। इसका मतलब है कि बैंक इस 4 करोड़ पर उधार ब्याज दे रहा है, बैंक इस 4 करोड़ पर ब्याज दे रहा है, लेकिन आरबीआई बैंक को कोई ब्याज नहीं दे रहा है। तो एक तरह से बैंक का ये सीआरआर क्या हो जाता है? लागत हो जाता है। इसीलिए इसको निगेटिव कैरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निगेटिव कैरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए जो ब्याज आरबीआई नहीं देता है और जो बैंक को चुकाना पड़ता है, उसी ब्याज को बैंक क्या करता है? उधार में, अपने उधार दर को गणना करने के लिए या आधार दर को गणना करने के लिए बैंक उसको सीआरआर लागत के रूप में जोड़ देता है। बैंक उसको किसके रूप में जोड़ देता है? सीआरआर लागत के रूप में जोड़ देता है। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा कि आधार दर की गणना के लिए कौन कौन चाहिए? अब आप लोग बताओगे कौन कौन 4 घटक है। पहला बताओ,
पहला है कोषों की लागत। कोषों की लागत है, कोषों की लागत का मतलब बैंक जो भी जमा ले रहा है, जो भी आरबीआई से उधार ले रहा है, उस पर बैंक जो ब्याज चुका रहा है उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ फंड। कॉस्ट ऑफ फंड, कोषों की लागत। फिर दूसरा है परिचालन लागत। परिचालन लागत, ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो बैंक के संचालन करने में खर्च आ रहा है। फिर लाभ मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, जो बैंक प्रॉफिट ले रहा है उसमें। और चौथा सीआरआर लागत, जो बैंक आरबीआई के पास अपना एक निश्चित रिजर्व रख रहा है और आरबीआई उस पर कोई ब्याज नहीं चुका रहा है। तो ये 4 है। अब मान लेते हैं कि कोषों की लागत 4% है, परिचालन लागत 1% है, लाभ मार्जिन 1% है, सीआरआर मार्जिन 2%, लागत 2% है। तो टोटल कितना हुआ? 4, 2, 6, 2, 8। यानी आधार दर कितना हो गया? आधार दर निकल करके आ गया 8%। कितना आ गया? 8%। अब कोई भी बैंक इस 8% से नीचे किसी भी ग्राहक को उधार नहीं दे सकता। अब कोई भी बैंक, मतलब बैंक इस 8% से नीचे को अपने किसी भी ग्राहक को उधार नहीं दे सकता। और हर बैंक के लिए आधार दर अलग अलग होगा, क्योंकि सभी बैंक को अपना अपना गणना करना है। सभी बैंक का परिचालन लागत, लाभ मार्जिन सब कुछ अलग अलग होगा। तो कहीं ना कहीं हर बैंक का आधार दर अलग अलग होता था, लेकिन कोई भी बैंक अपने आधार दर से उधार नहीं दे सकता था किसी भी अपने ग्राहक को। बैंक क्या करता था? बैंक सिंपली इसमें प्रीमियम जोड़ता था। बैंक सीधे इसमें क्या जोड़ता था? प्रीमियम, या टेनोर प्रीमियम कहा जाता है इसको। टेनोर प्रीमियम जोड़ता है। अब ये क्या होता है सर टेनोर प्रीमियम? ये भी समझा दीजिए। ऐसे समझो, बैंक मान लो उधार दे रहा है, बैंक उधार दे रहा है। अब बैंक कई लोगों को उधार दे रहा है। मान लो बैंक कृषि में उधार दे रहा है, किसानों को उधार दे रहा है। बैंक मान लो पर्सनल लोन दे रहा है, लोगों को, व्यक्ति को लोन दे रहा है, पर्सनल लोन दे रहा है, हाँ या ना। बैंक मान लो एमएसएमई को लोन दे रहा है, हाँ या ना। अब बैंक का आधार दर निकल करके आ गया, मान लेते हैं 8%। तो बैंक बोलेगा चलो कृषि पर लोन दे रहा है, तो कृषि में हम क्या करेंगे? 1% एक्स्ट्रा लेंगे, 1% एक्स्ट्रा लेंगे। बैंक प्रीमियम पर जोड़ कर लेता है, तो 1% एक्स्ट्रा, यानी कृषि पर लोन कितना हो गया? 9% हो गया। बैंक बोलेगा पर्सनल लोन लेने आए, ठीक है, हम आपसे 4% एक्स्ट्रा लेंगे, तो 8 + 4 कितना हुआ? 12% पर होगा। अब बैंक एमएसएमई के लिए बोलेगा ठीक है, एमएसएमई जरूरी, एमएसएमई को बढ़ावा देना है, तो हम एमएसएमई से 2% लोन लेंगे, तो 2% एक्स्ट्रा, यानी कितना हुआ? 10%। तो ये जो है 2% माने 1%, 2, 4%, 2%, जो कि आधार दर में जोड़कर बैंक ले रहा है, इसी को कहा जाता है क्या? टेनोर प्रीमियम या प्रीमियम, जो बैंक चार्ज करता है उधार देने में। ठीक है, तो इस तरह से आधार दर की गणना की जाती थी। अब सब कुछ ठीक था, आधार दर की गणना भी सही तरीके से हो रही थी। फिर समस्या क्या आया? क्यों MCLR को लाया गया? अब नाउ द टॉपिक, माने हम लोग अपने टॉपिक पर आ रहे हैं कि क्यों MCLR को लाया गया जब आधार दर बिल्कुल ठीक चल रहा था। ठीक है, यहां तक बात बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक बार जल्दी से बताओ। 2010 से 2016 तक आधार दर चल रहा था। आधार दर तक समझ में आया कि नहीं? तब मैं आधार दर की समस्या को बताऊंगा। सबने नोट्स भी बनाए हैं? बहुत बढ़िया। अरे बाबा रे, पिछला वाला नहीं लिख पाया हो? हाँ, तो क्या करोगे? बैठ के कमेंट करोगे तो कहां से लिख पाओगे? बेस रेट सिस्टम तक समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया। मनीष गुप्ता, क्या मैं आपके कमेंट को नहीं पढ़ता? सबको पढ़ता हूँ। कितने कमेंट है, मैं किसको किसको पढ़ूं? अब आओ यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए कि नहीं?
अब क्या हो रहा था, समस्या क्या खड़ी हो रही थी? समस्या खड़ी हो रही थी कि मौद्रिक नीति का पूर्ण संचरण नहीं हो रहा, मौद्रिक नीति का अपूर्ण संचरण हो रहा, अपूर्ण संचरण हो रहा अर्थव्यवस्था में। मौद्रिक नीति का पूर्ण संचरण नहीं हो रहा था, यानी मौद्रिक नीति का अपूर्ण संचरण हो रहा था। ये क्या था मौद्रिक नीति का अपूर्ण संचरण? जरा समझना। मौद्रिक नीति का अपूर्ण संचरण जिसको कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसको जरा समझना। हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि आरबीआई का मानना था कि आरबीआई पहले तो कंप्लीट ट्रांसमिशन क्या होता है समझना। आरबीआई देन बैंकों को उधार देता है। आरबीआई क्या करता है? बैंकों को क्या दे रहा है? उधार दे रहा है। देन अब आरबीआई अगर अपना ब्याज दर को, प्रधान ब्याज दर जिसको कहा जाता है, ब्याज दर को अगर घटाता है तो बैंक भी अपने ब्याज दर को क्या करते हैं? कम करते हैं। बैंक भी अपने ब्याज दर को क्या करते हैं? कम करते हैं। जैसे अगर बोले आरबीआई सस्ती मौद्रिक नीति अपना रहा है, सॉफ्ट मनी पॉलिसी को अपना रहा है, विस्तारित मौद्रिक नीति को अपना रहा है, तो बैंक भी फिर अपने ब्याज दर को कम करते हैं। आरबीआई अगर संकुचित मौद्रिक नीति को अपना रहा है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपना रहा है, ब्याज दर को बढ़ा रहा है आरबीआई, तो बैंक भी अपने ब्याज दर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है। मान लो आरबीआई ने, पहले तो ये जान लो 100 बेसिस पॉइंट बराबर 1% होता है। 100 बेसिस पॉइंट बराबर कितना परसेंट होता है? 1% होता है। ताकि मैं बोलूं बेसिस पॉइंट तो आप माने कंफ्यूज मत हो। 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% होता है। फिर से बोल रहा हूं, इकोनॉमी के टर्म में या बैंकिंग टर्म में बेसिस पॉइंट बोला जाता है, आप परसेंटेज पढ़ते हैं। तो 100 बेसिस पॉइंट बराबर 1%। अब जरा बताओ, अगर मैं बोलूं 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट, बेसिस पॉइंट इसको बोलते हैं बेसिस पॉइंट हिंदी में, बेसिस पॉइंट। ठीक है। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.25%। 50 बेसिस पॉइंट 0.5%। 200 बेसिस पॉइंट इसका मतलब 2%। ठीक है। अब आरबीआई मान लो 100 बेसिस पॉइंट को कम करता है। 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% को आरबीआई कम करता है, और बैंक भी अपने ब्याज दर को 1% घटाता है। 100 बेसिस पॉइंट घटाता है। आरबीआई अगर 1% बढ़ा रहा है, बैंक भी 1% बढ़ा रहा है, तो इसको कहा जाता है कंप्लीट ट्रांसमिशन, पूर्ण संचरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण संचरण कहा जाता है। कि जो आरबीआई कर रहा है वही मौद्रिक नीति का संचरण पूरी अर्थव्यवस्था में हो रहा है। यानी जब आरबीआई ब्याज दर को जितना से घटा रहा है 2%, तो बैंक भी अपने उधार के ब्याज दर को 2% घटा दे रहा है, जिससे कंप्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति का पूर्ण संचरण हो रहा है। मौद्रिक नीति का पूर्ण संचरण हो रहा है। बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं? अभी एमसीएलआर आए नहीं, अभी एमसीएलआर डिफाइन नहीं किए, अभी एमसीएलआर आते हैं। रोहित अभी आते हैं। हाँ आ रही है, तो भी आ रही है, आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं। कृषि जोत तनु जिस पर खेती की जाता है, कृषि जो खेत होता है उसी को कृषि जोत कहा जाता है। अब आरबीआई कहता है, आरबीआई का मानना है कि देयर इज इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति का अपूर्ण संचरण हो रहा है। मतलब क्या है? आरबीआई का मानना है कि भाई हम ब्याज दर को 2% घटा रहे हैं।
आरबीआई बोल रहा है अगर हम ब्याज को 2% घटा रहे हैं तो बैंकों को भी 2% घटाना चाहिए, लेकिन बैंक मामूली सा 0.25 या 0.5% घटा रहे हैं। इसका मतलब है आरबीआई ब्याज दर में काफी गिरावट कर रहा है, उसको डिक्लाइन कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन बैंक मामूली सा गिरावट कर रहा है। इसका मतलब है मौद्रिक नीति का पूर्ण नहीं बल्कि अपूर्ण संचरण हो रहा है, मौद्रिक नीति का अपूर्ण संचरण हो रहा है। तो ऐसा क्यों? बैंकों का इसके पीछे वैलिड रीजन था। बैंकों ने क्या कहा आरबीआई से? बैंकों ने कहा कि सर, यस सर, वी एग्री कि आपने ब्याज दर को घटाया 2%, हमें भी 2% घटाना चाहिए। यस सर, आपने 2% घटाया, हमें भी 2% घटाना चाहिए, तभी कंप्लीट ट्रांसमिशन होगा मॉनेटरी पॉलिसी का। बट सर, देयर इज सम कंसर्न, सर कुछ चिंताएं हैं, उसको सुनिए जरा ध्यान से। आरबीआई ने बोला ठीक है, बताओ क्या चिंता है। बैंकों ने बताया कि सर, हम केवल आपसे ही पैसा नहीं लेते हैं उधार, हम बल्कि जमाधारकों से भी उधार लेते हैं, यानी जमा लेते हैं, कॉर्पोरेट से लेते हैं, व्यक्ति से जमा लेते हैं और उनको हम ब्याज चुकाते हैं, ठीक है। अगर सर हम आप अपने ब्याज दर को कम कर देंगे, ब्याज दर को कम करेंगे सर, तो आपके साथ समस्या नहीं होगी, समस्या जमाधारकों के साथ होगी कि उनको अपने जमा पर अगर ब्याज दर कम लगेगा, उनको अपने जमा पर ब्याज दर कम लगेगा तो वे हमारे यहां जमा करना ही बंद कर देंगे, तो वे हमारे यहां जमा ही करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे। तो सर, हम कितना आपसे उधार लेकर के पैसा लेंगे, हमें तो जमाधारकों से भी पैसा लेना जरूरी है। अब दिक्कत क्या है कि जमाधारक तभी हमारे पास जमा करता है जब उसको ब्याज ज्यादा मिलता है। तो सर, हम इसीलिए सारे ब्याज को नहीं घटा पाते हैं, हम थोड़ा सा अंतर कर पाते, थोड़ा सा ही उसमें चेंज कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जमाधारक कम ब्याज पर जमा नहीं करना चाहते। इसीलिए मौद्रिक नीति का पूर्ण संचरण करने के लिए, इसीलिए मौद्रिक नीति का पूर्ण संचरण करने के लिए 2016 में, 1 अप्रैल 2016 में आरबीआई द्वारा बेस रेट को समाप्त किया गया, बेस रेट को समाप्त किया गया और एमसीएलआर को शुरू किया गया, और उसकी जगह एमसीएलआर को शुरू किया गया। बताओ, बताओ, इतना सा बात पहले समझ में आया तो हम आगे बढ़े। मेरा कमेंट ही हैंग कर गया, कोई बात नहीं, बताओ समझ में आया? यानी 2016 से हमने क्या शुरू किया? 2016 से हम लोगों ने एमसीएलआर को शुरू किया। अब एमसीएलआर क्या है, और ये आईएसपीटी 2016 में पूछा भी है, तो इसका नाम थोड़ा बड़ा है, इसीलिए इसको आराम से याद करने के लिए याद करो। एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फंड, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। कॉस्ट ऑफ फंड हम लोग पढ़े ना, कोषों की लागत, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ फंड, ठीक है। बेस्ड लैंडिंग रेट, बेस्ड लैंडिंग रेट, यानी कोषों की, सीमांत कोषों की लागत पर आधारित, सीमांत कोषों की लागत पर आधारित उधार दर। याद करो इसको, जल्दी से याद करो, लिख लो और याद करो, जल्दी से याद करके लिखो। एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। फिर से बोल रहा हूं, एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, यानी सीमांत कोषों की लागत पर आधारित उधार दर। ये क्या है? मेरा थोड़ा कमेंट सेक्शन हैंग हो गया, ठीक है,
तो प्लीज़ बुरा मत मानना, इसमें ध्यान दो। MCLR क्या है जरा ध्यान देना, क्या है? RBI ने बैंकों से कहा कि भाई देख, ठीक है हम मानते हैं कि समस्या है तुम्हारे पास कि तुम सारे ब्याज को नहीं घटा सकते, तुम सारे ब्याज को घटा नहीं सकते क्योंकि जमा धारक कम ब्याज पर तुम्हारे पास जमा करना बंद कर देंगे। तुम सारे ब्याज को घटा नहीं सकते क्योंकि जमा धारक कम ब्याज पर बैंक में जमा करना बंद कर देंगे। तो इसका एक उपाय है क्या? जितना हम तुमको उधार दे रहे हैं, जो हम तुमको उधार दे रहे हैं, कम से कम उसके ब्याज दर को तो घटा सकते हो भाई। जो हम तुमको उधार दे रहे हैं, क्या उसके ब्याज को तो तुम घटा सकते हो। इसी को ही मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? सीमांत, सीमांत जो भी अतिरिक्त है, जो अतिरिक्त RBI से तुम ले रहे हो उधार, तुम्हारे पास जमा जो आ रहा हो तो ठीक है, लेकिन जो भी तुम अतिरिक्त RBI से उधार ले रहे हो उसके ब्याज को तो तुम घटा सकते हो, सीमांत लागत को तुम कम कर सकते हो, तो उसको तुम ले लो। यानी MCLR में अब 4 घटक कौन कौन से हो गए? 4 घटक कौन कौन से हैं? सबसे पहले सीमांत कोषों की लागत, सीमांत, अब कोषों की लागत नहीं है, सीमांत। सीमांत क्यों? जो केवल RBI से उधार लिए उसी के ब्याज दर को हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। कोषों की लागत, कोषों की लागत, एक तो ये हो गया। दूसरा परिचालन लागत, याद करो परिचालन लागत। तीसरा CRR लागत जो निगेटिव कैरी है, और चौथा टेनोर प्रीमियम, टेनोर प्रीमियम। ये 4 चीज से क्या बनता है था? MCLR, MCLR, ठीक है, टेनोर। इन चारों को जोड़कर ही MCLR बनता था। अब बैंक MCLR दर पर ही बैंकों को, माने ग्राहकों को उधार देता था। कब से? 2016 से। MCLR को लाने का 3 मुख्य उद्देश्य था। पहला, मौद्रिक नीति का पूर्ण संचरण करना। दूसरा, बैंक द्वारा उधार के ब्याज दर में पारदर्शिता लाना, बैंकों द्वारा उधार के ब्याज दर में पारदर्शिता लाना, ठीक है, जिससे बैंक को भी आसानी हो या लाभ मिले और ग्राहकों को भी लाभ मिले, ताकि ग्राहकों को ज्यादा ब्याज नहीं चुकाना पड़े। तो एक तरह से ये दोनों को लाभ देने वाला था और दोनों के लिए फायदेमंद था। क्या? MCLR दोनों के लिए फायदेमंद। एक तो मौद्रिक नीति का पूर्ण संचरण को बढ़ावा देगा, बैंक द्वारा उधार के ब्याज दर में पारदर्शिता लाएगा, जिससे न केवल बैंक बल्कि ग्राहक दोनों को ही लाभ होगा, दोनों ही लाभ यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। बैंक ऐसे लाभ प्राप्त करेगा क्योंकि वो पारदर्शी हो पाएगा, उसको जो भी वो गणना करेगा उसमें उसको कहीं कोई समस्या नहीं आएगा, और दूसरा ग्राहक को ज्यादा ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए MCLR को शुरू किया गया। डन। इसीलिए MCLR को क्या किया गया? शुरू किया गया। इतने तुम लोग बढ़ गए बाबा कि देखो मान गए तुम लोगों को, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो बाबा। तुम लोगों ने सिस्टम मेरा हैंग करा दिया, इतने लोगों ने कमेंट एक साथ किया। सही हो तुम लोग, सही हो। चलो MCLR समझ गए तो MCLR पर एक सवाल का उत्तर दो जल्दी से। एक नहीं बल्कि 2 सवाल है। पहले 2016 का जो आया हुआ सवाल है उसका उत्तर दो फटाफट दो। RBI द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट का उद्देश्य क्या है? पहला, ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। कथन 2, ये दिशा निर्देश बैंक साख मतलब उधार, साख मतलब उधार, याद रखना, की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एवं बैंक दोनों के लिए न्याय संगत है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। जल्दी से देखो, तब तक मैं देखता हूँ इसका वो करवाता हूँ, रुको। कोई है मेरा बुलाना, एक बार ये बोलना कि कमेंट सेक्शन बंद हो गया। करवा रहा हूँ भाई, करवा रहा हूँ। अब जानते तुम जान ले लोग मुझे। कमेंट देख रहे हैंग कर गया, करो बताओ। एक साथ बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं। हो गया, चलिए अभी थोड़ा सा कमेंट में दिक्कत है, लेकिन हम लोग आंसर पे बात कर लेते हैं। आंसर क्या होगा? दोनों सही है, सी 1 और 2 दोनों सही। डन। अब एक और सवाल ले लेते हैं MCLR पर। बताओ, सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह बैंक की वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे वह सामान्य रूप से उधार नहीं दे सकता। कथन 2, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित अंतराल पर निर्धारित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। क्या बात है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है क्योंकि बैंक स्वयं निर्धारित करते हैं। तो आंसर क्या होगा? ए केवल 1, ए केवल 1 जिसका सही है, दे आर द करेक्ट। ठीक है ना, वेरी। एक सवाल और ले लेते हैं, देखिए जरा, ये बताओ, निम्न उधार दर को उनके लागू होने के क्रमानुसार सजाएं। आधार दर, सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर, बेंचमार्क प्रधान दर, उधार दर और बाह्य बेंचमार्क दर EBR। इनको बताओ जरा, सजाओ। करो करो करो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पहले EBR, फिर बेस रेट, फिर सीमांत लागत MCLR और फिर EBR, यानी 3, 1, 2, 4। किसका है भाई? 3, 1, 2, 4, जिसका भी सही है 3, 1, 2, 4, दे आर ऑल करेक्ट। ठीक है, फिर एक और बताओ, MCLR की गणना में निम्नलिखित में से किन कारकों को शामिल करते हैं? 1, आरक्षित नकदी अनुपात के आधार दर पर ऋणात्मक प्रतिफल, परिकलन लागत, बैंक द्वारा सीमांत निधि लागत, ये वही है कोषों की लागत, सीमांत कोषों की लागत। ठीक है ना, सीमांत कोषों की लागत, और आवधिक प्रीमियम यानी टेनोर प्रीमियम, ये CRR लागत है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये कोषों की लागत कॉस्ट ऑफ फंड है, और ये टेनोर प्रीमियम है। बताओ, MCLR की गणना में किन कारकों को शामिल किया जाता है? किन कारकों को शामिल किया जाता है? क्या बात है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों सही है। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। मतलब MCLR को 2016 में लागू किया गया, लेकिन RBI देख रहा था कि उसके बाद भी देश में मौद्रिक नीति का पूर्ण संचरण नहीं हो पा रहा था। मतलब RBI तो ब्याज दर घटा रहा था, लेकिन बैंक नहीं घटा पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं RBI को मौद्रिक नीति का पूर्ण संचरण भी करना जरूरी था। इसीलिए RBI द्वारा एक समिति का गठन हुआ। याद रखिएगा इस समिति का नाम जनक राज समिति। कौन सी समिति? इस समिति का नाम याद रख लीजिए, जनक राज समिति का गठन किया गया। और जनक राज समिति द्वारा वर्ष 2018 में RBI को सुझाव दिया गया
आरबीआई को सुझाव दिया गया कि आप एमसीएलआर को समाप्त करके एक नई प्रणाली को लागू कर दीजिए जो विश्व में अधिकांश देशों में लागू है। यानी अगर हम ईबीआर को शुरू किए जिसको कहा गया ईबीआर, ईबीआर का मतलब एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, ठीक है, बाह्य बेंचमार्क दर, बाह्य बेंचमार्क दर। फिर से बोल रहा हूं, आरबीआई द्वारा लेंडिंग रेट रिजीम, उधार दर प्रणाली को न्यायसंगत बनाने के लिए जनक राज समिति का गठन किया गया। जनक राज समिति ने सुझाव दिया 2018 में आरबीआई को कि आप एमसीएलआर को समाप्त करके एक नई उधार दर प्रणाली को शुरू करें जिसका नाम है ईबीआर, एक्सटर्नल बेंचमार्क दर, ईबीआर, और जो विश्व के अधिकांश विकसित देशों द्वारा अपनाया गया है। और इसी को मान करके अक्टूबर 2019 से, याद रखिएगा, अक्टूबर 2019 के बाद आरबीआई द्वारा एमसीएलआर के स्थान पर किसको लागू किया गया? ईबीआर को लागू किया गया। मैं फिर से बोल रहा हूं, एमसीएलआर के स्थान पर ईबीआर को लागू किया गया है अक्टूबर 2019 से। और अगर वर्तमान में पूछा गया तो वर्तमान में क्या लागू है? ईबीआर लागू है। क्या ईबीआर लागू करने वाला भारत पहला देश है? नहीं, भारत विश्व में बहुत बाद का देश है। इसके पहले बहुत देशों ने लागू कर दिया। ये बहुत पुरानी प्रणाली है जो विश्व के अधिकांश विकसित देशों में लागू भी है। ठीक है, ईबीआर। अब बात करते हैं ईबीआर है क्या। तो किस समिति के सिफारिश पर? जनक राज। ईबीआर, एक्सटर्नल बेंचमार्क, एक्सटर्नल बेंचमार्क दर, एक्सटर्नल बेंचमार्क दर बोलते हैं बाह्य रेट, रेट है ये, रेट यानी बाह्य बेंचमार्क दर, बाह्य बेंचमार्क दर। चलो ईबीआर का पूरा नाम 3 बार मेरे साथ साथ बोलो क्योंकि अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, फिर से बोलो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, फिर से बोलो एक्सटर्नल बेंचमार्क दर, हिंदी में बोलो बाह्य बेंचमार्क दर, बाह्य बेंचमार्क दर। अब ईबीआर प्रणाली क्या है जरा समझना। ईबीआर प्रणाली के अंतर्गत जनक राज ने कहा कि हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ फंड को, इसको जो हमारा कॉस्ट ऑफ फंड है, सीमांत कोषों की लागत, कोषों की लागत को, ठीक है, अभी भी हमारा 4 वही रहेगा। क्या क्या 4 रहेगा? कोषों की लागत, परिचालन लागत, सीआरआर लागत और टेनओवर प्रीमियम। हमारा 4 ही रहेगा, ठीक है ये। लेकिन बोला गया कि कोषों की लागत को हम 4 चीजों से जोड़ सकते हैं। कोषों की लागत को, ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोषों की लागत को बैंक 4 चीजों से जोड़ेगा, तभी तो ये बाह्य हुआ, ये आंतरिक नहीं है, ये बाह्य है। बाह्य बेंचमार्क मतलब 4 बाह्य चीजों से जोड़ा जाएगा। क्या? एक तो है 91 दिन का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, 91 दिन का कोष पत्र। कोष पत्र मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ट्रेजरी बिल अभी इतना जान लीजिए, ये सरकार की अल्पकालिक, केंद्र सरकार की अल्पकालिक प्रतिभूति होती है, केंद्र सरकार की अल्पकालिक, जो 1 वर्ष से कम का होता है, ठीक है ना। 91 दिन का ट्रेजरी बिल कोष पत्र, एक तो ये। दूसरा 180 दिन का कोष पत्र या 182 दिन का कोष पत्र इसको कहा जाता है। 182 दिन का कोष पत्र, 6 महीने का, 182 दिन का कोष पत्र डन। एक तो 91 दिन का कोष पत्र और दूसरा 182 दिन का कोष पत्र दूसरा। और तीसरा बोल दिया गया, तीसरा रखा गया यहां पर कि रेपो दर। रेपो दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक उधार देता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, रेपो दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक उधार देता है। फिर से लिखना है तो लिख लो, रेपो दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक उधार देता है। डन।
और एक चौथा बोला गया कि FBIL द्वारा तय दर, FBIL द्वारा तय दर। FBIL क्या है? FBIL है फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया लिमिटेड, FBIL फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये अल्पकालिक प्रतिभूतियों पर दर तय करता है। FBIL इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो RBI ने कहा बैंकों से कि आप कोषों की लागत को इनमें से किसी से भी जोड़ दीजिए। आप 91 दिन के कोष पत्र का जो दर चल रहा है, रेट चल रहा है, आप उससे जोड़ दीजिए, या 182 दिन के कोष पत्र से जोड़ दीजिए, या रेपो दर से जोड़ दीजिए, या FBIL से जोड़ दीजिए। इसको तो याद कर लो, ये चार कौन कौन से बाह्य दर, EBR में कौन कौन से चार दर है जिससे चारों में से किसी एक से कोषों की लागत को जोड़ा जाए, किसी एक से जोड़ा जाएगा, चारों से नहीं, किसी एक से। कौन कौन सा? 91 दिन का कोष पत्र, 182 दिन का कोष पत्र, रेपो दर और FBIL द्वारा तय दर। 91 दिन का कोष पत्र, 182 दिन का कोष पत्र, रेपो दर और FBIL द्वारा तय दर। फिर से याद करो इसको अच्छे से। 91 दिन का कोष पत्र, 182 दिन का कोष पत्र, रेपो दर और FBIL द्वारा तय दर। फिर से बोलो, हटा रहा हूं, बोलो। 91 दिन का कोष पत्र, 182 दिन का कोष पत्र, रेपो दर और FBIL द्वारा तय दर। फिर से बोलो, 91 दिन का कोष पत्र, 182 दिन का कोष पत्र, रेपो दर और FBIL द्वारा तय दर। चारों में से, चारों से नहीं जोड़ेगा, चार में से कोई एक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, और बैंक अभी इसी से जोड़ रहा है। किससे जोड़ रखा है? रेपो दर से जोड़ा हुआ है। कैसे? मान लेते हैं कि परिचालन लागत 2% है, ठीक है, TRR लागत 1% है, टेनोर प्रीमियम 1% है, डन। और कोषों की लागत को रेपो दर से जोड़ दिया गया और रेपो दर मान लेते हैं 5%। अब जरा बताओ कि EBR कितना हुआ? EBR कितना हुआ? EBR कितना हुआ बताओ? 5 + 2 + 1 + 1 कितना हुआ? 7, 1, 8, 1, 9%। 9% हो गया, 9% हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर बैंक जिसको भी उधार दे, जैसे कृषि में देगा तो बैंक और 2-3% एक्स्ट्रा जोड़ करके बैंक लेगा, उधार ले लेगा, जो प्रीमियम, एक्स्ट्रा प्रीमियम होगा। लेकिन जरा समझना, बात को यहां समझना, अगर RBI अपना रेपो दर बढ़ाता है, मान लो अपना RBI, अब ऐसे समझ लो, यहां पर ऐसे, मैं इसको यहां पर थोड़ा सा करके छोटा कर रहा हूं, समझना जरा, यहां से इस बात से समझना। नीचे मान लो RBI अपने रेपो दर को 1% क्या करता है? बढ़ाता है, 1% बढ़ाता है। तो जरा बताओ EBR में क्या परिवर्तन होगा? पहले बैंक करते नहीं थे, अब EBR स्वतः होगा। कैसे? EBR भी बढ़कर 5 से क्या हो जाएगा? 6, यानी ये कितना हो जाएगा? EBR कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। मान लो RBI रेपो दर में 1% की कमी कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा। अब बताओ EBR कितना हो जाएगा? EBR 8% हो जाएगा। कहने का मतलब है, इसी को बाह्य बेंचमार्क कहा गया कि RBI ने कहा कि अब आपको ब्याज दर में कुछ भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः होगा, लेकिन हर 3 महीने में आपको अपना ब्याज दर में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। हर 3 महीने में, याद रखना, कितने महीने में? हर 3 महीने में। इससे क्या होगा? एक तो मौद्रिक नीति का पूर्ण संचरण होगा, उधार के ब्याज दर में पारदर्शिता आएगी और बैंक और ग्राहक दोनों को लाभ मिल पाएगा। यही है EBR का उद्देश्य और यही है EBR प्रणाली, यही है EBR प्रणाली, ठीक है। अच्छे से एक बार देख लो, उतारना है उतार लो, क्योंकि इसके बाद मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन कराकर फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। कमेंट नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई नहीं, क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलो, समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना बहुत अच्छे से, फिर क्वेश्चंस को करेंगे ध्यान से। बैंक का 2 मुख्य काम है, जमा स्वीकार करना, उधार देना। बैंक जमा पर ब्याज चुकाता है, उधार पर बैंक ब्याज प्राप्त करता है। इसीलिए जमा बैंक की देता है,
उधार बैंक की परिसंपत्ति। बैंक के उधार का ब्याज दर हमेशा उसके जमा के ब्याज दर से अधिक होगा, इसीलिए तो उधार का ब्याज दर माइनस जमा का ब्याज दर, यानी दोनों में जो अंतर होगा उसी को स्प्रेड कहा जाता है। बैंक के जमा पर ब्याज दर का निर्धारण अब बैंक स्वयं करता है। 2011 से पहले आरबीआई करता था, अब बैंक स्वयं करते हैं। हमें पढ़ना है उधार दर प्रणाली, लेंडिंग रेट रेशियो। उधार दर प्रणाली का मतलब होता है वह दर जिस पर बैंक अपने ग्राहकों को उधार देता है। 1994 से पहले उधार पर ब्याज दर का निर्धारण आरबीआई करता था। 1994 में पीएलआर प्राइम लेंडिंग रेट को शुरू किया गया। 2003 में बीपीएलआर बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट को शुरू किया गया। पीएलआर और बीपीएलआर दोनों में ही बैंक अपने ग्राहकों को कम ब्याज पर भी उधार दे सकते थे। 2010 में पीएलआर और बीपीएलआर दोनों को समाप्त करके आधार दर को शुरू किया गया। आधार दर वह दर होता है जिससे नीचे कोई भी बैंक अपने ग्राहकों को उधार नहीं दे सकते। आधार दर की गणना बैंक स्वयं करते हैं। इसे 2010 से शुरू किया गया। आधार दर की गणना के लिए 4 घटक हैं: कोषों की लागत, परिचालन लागत, लाभ मार्जिन, टीआरआर लागत। कोषों की लागत, बैंक 2 प्रकार से अपने पास कोष रखता है, एक तो जमा धारकों से जमा, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन बैंक के पास है कि बैंक आरबीआई से उधार लेता है। इन दोनों कोषों पर बैंक जो ब्याज चुकाता है उसे कोषों की लागत कहा जाता है। परिचालन लागत जो बैंक अपने संचालन पर खर्च करता है, कर्मचारियों को वेतन देने में, बैंक को चलाने में। बैंक जो लाभ कमाता है उसको लाभ मार्जिन कहा जाता है, स्प्रेड। फिर बैंक अपने जो भी जमा स्वीकार करता है उसका एक निश्चित रिजर्व आरबीआई के पास रखता है टीआरआर के रूप में, कैश रिजर्व रेशियो, जिस पर आरबीआई बैंक को कोई ब्याज नहीं देता है। यह बैंक रन की स्थिति से आरबीआई बैंकों को बचाता है। बैंक रन मतलब कई सारे जमाधारक एक साथ बैंक में पैसा निकालने के लिए, धन निकासी के लिए पहुंच जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2024 कि बैंक रन पूछ सकता है कि बैंक रन क्या है। अब चूंकि आरबीआई तो कोई ब्याज नहीं दे रहा है, लेकिन बैंक अपने जमाधारकों को ब्याज दे रहा है, तो ये लागत होगा कि बैंक टीआरआर लागत के रूप में, निगेटिव कैरी के रूप में जोड़ता है। तो कोषों की लागत, परिचालन लागत, लाभ मार्जिन और चौथा सीआरआर लागत, इन चारों को जोड़कर आधार दर निकाला। आधार दर में एक बड़ी समस्या थी कि यहाँ मौद्रिक नीति का पूर्ण संचरण नहीं हो रहा था, अपूर्ण संचरण। आरबीआई अगर ब्याज दर को घटाता था तो बैंक उस अनुपात में ब्याज दर को नहीं घटा पाते थे, क्योंकि बैंक अगर ब्याज दर को बहुत घटा दे तो उनके जमा पर भी ब्याज दर को घटाना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रेड में तो अंतर आ जाएगा, लेकिन जमा धारक इससे हतोत्साहित होंगे। इसीलिए आरबीआई ने 2016 में बेस रेट की जगह एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, ईमानत कोषों की लागत पर आधारित उधार दर को 2016 में शुरू किया। यहाँ आरबीआई ने कहा बैंकों से कि आप कोषों की लागत को मत ले लो, आप सीमांत कोषों की लागत को ले लो, अतिरिक्त जो आप हमसे उधार ले रहे हैं उसके ब्याज दर में परिवर्तन करो, अगर हम कोई ब्याज दर में परिवर्तन करते हैं, बाकी सब वैसा ही रखो, टेनोर प्रीमियम को रखो। अब एमसीएलआर की गणना की जाने लगी। ये पारदर्शी है, ये ग्राहकों को और बैंक को दोनों को लाभ पहुंचाता था। लेकिन साथ ही आरबीआई द्वारा जनक राज समिति का भी गठन किया गया। जनक राज समिति ने सुझाव दिया कि आप एमसीएलआर के स्थान पर ईबीआर को शुरू करें, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट।
और आरबीआई द्वारा अक्टूबर 2019 से अब तक जो लागू है वो ईबीआर प्रणाली को लागू है। और ये भारत पहला देश नहीं है, कई देशों में लागू है, भारत तो बहुत बाद में लागू किया। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट में जनक राज ने कहा जो कोषों की लागत है, सीमांत कोषों की लागत है, इसको आप रेपो दर से जोड़ दीजिए, या आप 4 दर है, 4 में से किसी एक को जोड़ दीजिए। 91 दिन का कोष पत्र, 182 दिन का कोष पत्र, रेपो दर, और या FBIL फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा तय दर। वर्तमान में सभी बैंक इसको रेपो दर से जोड़े हुए हैं, तो कोई भी परिवर्तन अगर रेपो दर में होगा तो EBR में भी होगा। हर 3 महीने में बैंकों को EBR तय करना है, और ये सबके लिए, ये MSME के लिए, ये होम लोन देने में हर जगह EBR। अगर आप बैंक से कोई भी उधार लेने जा रहे हैं तो बैंक आपको EBR प्रणाली में देगा। याद रखिएगा, बैंकों के लिए, ये NBFC के लिए नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए नहीं है। जैसे बजाज फाइनेंस में अगर आप उधार लेने जा रहे हैं तो वो आपको, LIC हाउसिंग फाइनेंस तो वो आपको नहीं देगा EBR में, उनका अपना ब्याज दर है। समझ में आया? चलिए फटाफट इसके संबंधित 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर हम लोग अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। पहले तो CRR पर मैं सवाल लेता हूं, देखते हैं CRR पर कितना याद है आपको। एक क्वेश्चन CRR पर लेते हैं। पहले तो MCLR पर एक क्वेश्चन है, इसको ले लेते हैं। MCLR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने जुलाई 2010 में आधार दर व्यवस्था का स्थान लिया। 2, यह बैंक का बाह्य बेंचमार्क दर है जो रेपो दर से जुड़ा है। 3, इसका निर्धारण स्वयं बैंक द्वारा किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? A केवल 3, B 1 और 3, C 2 और 3 और D 1, 2 और 3।